मोहम्मद बिन कासिम की हैरान कुन कहानी। किस्त नंबर 1। बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। आज से शुरू होती है मोहम्मद बिन कासिम की हैरत अंगेज कहानी। एक ऐसी कहानी जिसने बईसगीर की तारीख हमेशा के लिए बदल दी। लेकिन ये सब कैसे शुरू हुआ, आइए जानते हैं। मोहम्मद बिन कासिम अरब के मशहूर कबीला सकीफ से ताल्लुक़ रखते थे। उनकी पैदाइश तकरीबन 695 अशारिया में ताइफ के इलाके में हुई। ये वो ज़माना था जब इस्लामी सल्तनत तेज़ी से फैल रही थी। हर तरफ नए इलाके इस्लामी हुकूमत में शामिल हो रहे। मोहम्मद बिन कासिम अभी बहुत छोटे थे कि उनके वालिद कासिम बिन मोहम्मद दुनिया से रुखसत हो गए। ये सदमा बहुत बड़ा था, लेकिन मुश्किल हालात ने उन्हें कमज़ोर नहीं किया बल्कि मज़ीद मजबूत बना दिया। बचपन से ही उन्हें बेहतरीन तालीम दी गई। कुरान करीम, इस्लामी तालीमात और अरबी ज़बान उन्हें सिखाई गई। इसके साथ साथ घुड़सवारी भी, तीरंदाजी भी, तलवारबाजी भी और जंगी हिकमत अमली भी। वो अपने साथियों से ज़्यादा ज़हीन और संजीदा थे। उन्हें नज़्म व ज़ब्त बहुत पसंद था। वो हर काम सोच समझ कर करते थे। इसी दौरान एक ताकतवर गवर्नर हुज्जाज बिन यूसुफ उनकी जिंदगी में आया। हुज्जाज बिन यूसुफ मोहम्मद बिन कासिम की सलाहियतों से बहुत मुतासिर हुआ। इसने इस नौजवान को अहम जिम्मेदारियां देना शुरू कर दी। मोहम्मद बिन कासिम हर जिम्मेदारी इंतहाई दियानतदारी और महारत से पूरी करते गए। उनकी शोहरत आहिस्ता आहिस्ता पूरे इराक तक फैलने लगी। किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि यही नौजवान चंद ही बरसों में इस्लामी तारीख के मशहूर तरीन सिपा सालारों में शुमार होगा। लेकिन अभी एक ऐसा वाक़या होना बाकी था जो मोहम्मद बिन कासिम की ज़िंदगी हमेशा के लिए बदलने वाला था। वो क्या वाक़या था? राजा दाहर कौन था और सिंध का नाम अचानक अरब के हुक्मरानों तक कैसे पहुंचा? ये सब जानेंगे अगली किस्त में। जारी मोहम्मद बिन कासिम की हैरान कुन कहानी। किस्त नंबर 2। सिंध पर मुहिम क्यों भेजी गई? बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। पिछली किस्त में आपने जाना कि मोहम्मद बिन कासिम कम उम्री ही एक काबिल और बासलाहियत सिपा सालार बन चुके थे। लेकिन अब सवाल ये था कि आखिर उन्हें सिंध ही क्यों भेजा गया? इसकी वजह एक ऐसा वाक़या था जिसने अमवी हुकूमत को सख्त परेशान कर दिया। इस ज़माने में अरब ताजिर समंदरी रास्ते से हिंदुस्तान और श्रीलंका तक सफ़र करते थे। ये तिजारत इस्लामी सल्तनत के लिए बहुत अहम थी। एक दिन चंद अरब ताजिरों के जहाज़ वापसी के सफ़र पर थे। बाज़ तारीख़ी रवायात के मुताबिक इन जहाज़ों पर मुसलमान औरतें, बच्चे और कीमती सामान भी था। रास्ते में समंदरी कज़्ज़ाक़ों ने इन जहाज़ों पर हमला कर दिया। सामान लूट लिया गया और कई अफराद कैद कर लिए गए। ये खबर इराक के गवर्नर हुज्जाज बिन यूसुफ तक पहुंची। इसने सिंध के हुक्मरान राजा दाहर से मुतालबा किया कि मुजरिमों को गिरफ्तार किया जाए और कैदियों को आज़ाद कराया जाए। तारीख़ी रवायात के मुताबिक राजा दाहर ने जवाब दिया कि कज़्ज़ाक़ इसके बराह रास्त कंट्रोल में नहीं थे। ये जवाब हुज्जाज बिन यूसुफ को काबिल कबूल न था। पहले भी चंद फौजी मुहिम्मात सिंध भेजी गईं, लेकिन वो कामयाब न हो सके। अब हुज्जाज बिन यूसुफ ने एक नए और काबिल एतमाद सिपा सालार का इंतखाब किया। वो नौजवान था, बहादुर था, मुनज़्ज़म था और इसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। रवायात के मुताबिक इस वक्त उनकी उम्र 17 से 18 साल के दरमियान थी। हुज्जाज बिन यूसुफ ने उन्हें एक मजबूत लश्कर दिया, जदीद असलहा दिया और वाज़ेह हिदायत भी दी। मोहम्मद बिन कासिम शिराज से रवाना हुए। उनके साथ हज़ारों सिपाही थे, घड़सवार भी, ऊंट भी और किले फतह करने के लिए मंजनियतें भी। सफ़र आसान नहीं था, रास्ता लंबा भी था और मुश्किल भी। लेकिन मोहम्मद बिन कासिम अपने मकसद पर पूरी तरह कायम थे। उन्हें मालूम था कि आगे एक बहुत बड़ा इम्तिहान उनका इंतज़ार कर रहा है। आखिरकार वो सिंध की सरहद के करीब पहुंच गए। अब
फैसला कुन मरका शुरू होने वाला था। क्या मोहम्मद बिन कासिम दीबल का मजबूत किला फतह कर सकेंगे? क्या राजा दाहर उनका रास्ता रोक पाएगा? ये सब जानेंगे अगली किस्त में। जारी है। मोहम्मद बिन कासिम की हैरान कुन कहानी, किस्त नंबर 3, दीबल से राजा दाहर तक, बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। पिछली किस्त में आपने देखा कि मोहम्मद बिन कासिम अपने लश्कर के साथ सिंध की सरजमीन के करीब पहुंच चुके थे। अब असल इम्तिहान शुरू होने वाला था। उनका पहला हदफ दीबल था। दीबल सिंध की मशहूर बंदरगाह थी। ये शहर तिजारत का अहम मरकज था। राजा दाहर ने इसकी हिफाजत के लिए मजबूत फौज तैनात कर रखी थी। शहर के गिर्द मजबूत फसील थी। किला आसानी से फतह होने वाला नहीं था। मोहम्मद बिन कासिम ने जंग से पहले अपने लश्कर को मुनज़्ज़म किया। हर दस्ते को इसकी जिम्मेदारी समझाई गई। फिर किले का मुहासरा शुरू हुआ। कई दिन तक दोनों तरफ से शदीद मुकाबला जारी रहा। मंजन कुहे से किले पर हमले किए गए। बिलाखिर दिफा कमज़ोर पड़ने लगा। तारीखी रवायात के मुताबिक दीबल मोहम्मद बिन कासिम के कब्ज़े में आ गया। ये एक बड़ी कामयाबी थी। इस फतह के बाद कई आसपास के इलाके भी उनके ज़ेरे इंतज़ाम आने लगे। मोहम्मद बिन कासिम ने अपने सिपाहियों को लूट मार से रोका और शहर में नज़्म व ज़ब्त कायम किया। इसके बाद लश्कर आगे बढ़ा। नीरोन और फिर सिविस्तान की तरफ। कई मकामी लोगों ने मुज़ाहमत के बजाय सुलह को तरजीह दी, लेकिन राजा दाहर खामोश नहीं बैठा। इसने अपनी फौज जमा करना शुरू कर दी। अब फैसला कुन जंग करीब आ चुकी थी। दोनों लश्कर एक दूसरे के सामने आने वाले थे। ये जंग सिर्फ दो फौजों के दरमियान नहीं थी, बल्कि ये बई-सगीर की तारीख का एक अहम मोड़ बनने वाली थी। क्या मोहम्मद बिन कासिम राजा दाहर को शिकस्त दे सकेंगे? तारीख कोई और रुख इख्तियार करेगी? इसका जवाब अगली किस्त में जारी है। मोहम्मद बिन कासिम की हैरान कुन कहानी, किस्त नंबर 4, सिंध में मोहम्मद बिन कासिम की हुकूमत, बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। पिछली किस्त में आपने देखा कि राजा दाहर शिकस्त खा चुका था और सिंध के बड़े इलाके मोहम्मद बिन कासिम के ज़ेरे इंतज़ाम आ चुके थे। लेकिन असल इम्तिहान अब शुरू हुआ। जंग जीतना एक बात थी, मगर लोगों के दिल जीतना इससे भी ज़्यादा मुश्किल था। मोहम्मद बिन कासिम ने इंतकाम के बजाय इंसाफ का रास्ता इख्तियार किया। तारीखी रवायात के मुताबिक जिन लोगों ने अमन कबूल किया उन्हें अमान दी गई। शहरों में अमन व अमान बहाल किया गया। बाजार दोबारा आबाद होने लगे। तिजारत फिर से चलने लगी। किसान अपने खेतों की तरफ वापस लूट आए। मोहम्मद बिन कासिम ने सरकारी इंतज़ाम मुनज़्ज़म किया। मकामी अहलकारों से भी काम लिया गया ताकि निज़ाम बेहतर अंदाज में चल सके। रवायात के मुताबिक मकामी आबादी को अपने मजहबी मामलात अदा करने की इजाज़त दी गई। इबादत गाहों की हिफाजत का भी एहतमाम किया गया। इस तर्ज़ हुकूमत ने बहुत से लोगों को हैरान कर दिया, क्योंकि वो एक फाते से सख्ती की तवक्को कर रहे थे, मगर उन्हें नज़्म, इंसाफ और बर्दाश्त देखने को मिली। आहिस्ता आहिस्ता लोगों का एतमाद बहाल होने लगा। सिंध में इस्लामी हुकूमत मजबूत होती गई, लेकिन इसी दौरान दमिश्क में एक बड़ी तब्दीली आने वाली थी। ये तब्दीली मोहम्मद बिन कासिम की जिंदगी का रुख हमेशा के लिए बदल देने वाली थी। आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक फातेह जिसने इतनी बड़ी कामयाबियां हासिल की, अचानक वापस बुलाया गया, और उनके साथ बाद में क्या पेश आया, ये सब जानेंगे आखिरी किस्त में। जारी है। मोहम्मद बिन कासिम की हैरान कुन कहानी, किस्त नंबर 5, एक अजीम फातेह का अंजाम, बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। पिछली किस्त में आपने देखा कि सिंध में अमन कायम हो चुका था। मोहम्मद बिन कासिम कामयाब सिपाहसालार और मुंतज़िम
के तौर पर पहचाने जाने लगे थे, लेकिन कभी कभी तारीख का रुख दान जंग में नहीं बल्कि दारुल हुकूमत में बदलता है। इसी दौरान अमवी खिलाफत में एक बड़ी तब्दीली आई। खलीफा वलीद बिन अब्दुल मुल्क का इंतकाल हो गया। उनके बाद सुलेमान बिन अब्दुल मुल्क खलीफा बने। नई हुकूमत के साथ कई गवर्नरों और फौजी अफसरों की जिम्मेदारियां भी तब्दील की गईं। हुज्जाज बिन यूसुफ पहले ही वफात पा चुके थे और मोहम्मद बिन कासिम उनके करीबी अफसरों में शुमार होते थे। तारीखी रवायत के मुताबिक नए खलीफा ने मोहम्मद बिन कासिम को वापस बुलाने का हुक्म दिया। उन्होंने हुक्म की नाफरमानी नहीं की, वो वापस रवाना हो गए। बाज़ तारीखी रवायत के मुताबिक वापसी पर उन्हें गिरफ्तार किया गया और कैद में रखा गया। उनकी वफात के बारे में मुख्तलिफ तारीखी रवायात मौजूद हैं, इसीलिए ये कहना दुरुस्त नहीं कि तमाम तफसीलात यकीनी तौर पर साबित हैं। अलबत्ता अक्सर कदीम तारीखी मसादिर इस बात पर मुत्तफिक हैं कि मोहम्मद बिन कासिम बहुत कम उम्री में दुनिया से रुखसत हो गए। उनकी उम्र तकरीबन 20 बरस के आसपास बताई जाती है, लेकिन इतनी मुख्तसर जिंदगी में उन्होंने ऐसा मकाम हासिल किया कि आज भी सदियों बाद उनका नाम तारीख की किताबों में एहतराम से लिखा जाता है। मोहम्मद बिन कासिम सिर्फ एक फाते नहीं थे बल्कि एक मुनज़्ज़म सिपासालार और काबिल मुंतज़िम भी थे। उनकी जिंदगी ये सबक देती है कि उम्र नहीं बल्कि सलाहियत, ईमानदारी और मेहनत इंसान को बुलंद मकाम तक पहुंचाती है। मोहम्मद बिन कासिम की कहानी आज भी तारीख के अहम अब्वाब में शामिल है। आपको इस पूरी सीरीज की कौन सी किस्त सबसे ज्यादा पसंद आई, कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आप इसी तरह तारीख इस्लाम और बए-सग़ीर के हैरत अंगेज़ वाक़यात देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अल्लाह हाफ़िज़।